Alright, so from today we are going to start with new chapter which is AC circuits. तो before we start studying AC circuits, हमको ये पता होना चाहिए कि exactly alternating current क्या होता है। AC मतलब alternating current, और इसको यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो as you remember, आपने पहले भी सुना होगा कि डीसी करंट, एसी करंट, ये वर्ड्स आपने पहले सुने होंगे, राइट। तो डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है कि उसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, इट इज ऑलवेज सेम डायरेक्शन। मतलब वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया होता है, क्योंकि वोल्टेज के बिना करंट नहीं होता, तो जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उसमें बैटरीज के पोलैरिटी चेंज नहीं होती। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कंडक्टर लिया है, मान लो ये एक कंडक्टर है, हमको ऑलरेडी पता है कि कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर में होते हैं आयॉन्स, यू हैव आयॉन्स हियर, एंड देन you have free electrons. So ions, and there are free electrons, right? तो I will go through basics again. जब तक हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई नहीं की है, तब तक दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग रैंडमली। तो इफ आई सी अक्रॉस एनी सेक्शन या फिर एनी क्रॉस सेक्शन, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस सेक्शन को लेफ्ट टू राइट क्रॉस करेंगे उतने ही इस सेक्शन को राइट टू लेफ्ट क्रॉस करेंगे, मतलब नेट करंट जो है ये जीरो होता है, राइट। अब if I apply a battery to it, if I apply an external potential difference, right? So in this case, what happens is ये जो electrons है, this electrons they start moving from negative terminal towards positive terminal, right? तो इस केस में करंट होता है यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज द सेम डायरेक्शन, करेक्ट। इसको आप लोग बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में डीसी में you don't have two directions of current, it is just single direction, right? तो इसमें डीसी करंट यूनिडायरेक्शन क्यों है, क्योंकि हमने जो बैटरी अप्लाई की है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है या जो ईएमएफ अप्लाई किया है, उसका पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है, इट इज फिक्स। एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, मतलब कन्वेक्शनल करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा। Electrons flow from negative terminal of the battery towards positive, that is direction of electron current, but conventional current is taken to be from positive to negative. Okay, good. Then right, so this is called as DC current. तो अगर मैं DC current का प्लॉट करता हूं, if I plot direct current against time, तो ये करंट की वैल्यू है, एनी वैल्यू हो सकता है 10 एम्पियर का करंट हो, तो यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बिकॉज इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट, उसका डायरेक्शन सेम। तो आई बी गोइंग लिटिल बिट इन डिटेल्स, इतना नहीं दिया है बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका डीसी करंट का ग्राफ। What do I mean by AC current and why do we need to use AC currents is, अब हमको पता है, वी हैव सीन दिस, कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहली बात तो रेजिस्टेंस कहां से आया ये समझना जरूरी है।
फिर आपको समझेगा कि हमको एसी करंट की जरूरत क्यों पड़ी। देखो रेजिस्टेंस बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग करंट की बात कंडक्टर्स में करते हैं। कंडक्टर्स मतलब मेटल्स होते हैं, मेटल्स मतलब उसके जो एटम्स होंगे उसके लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, और रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी तो होता ही है कि लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, उसको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फ्री हो गया। वो फ्री हो गया मतलब वो मटेरियल में ही है पर किसी एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, और एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मतलब ओवरऑल एटम बन गया पॉजिटिव आयन, राइट। पॉजिटिव आयन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक गया, और एटम होता है न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। अब एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, मतलब जो एटम है वो अभी बन गया पॉजिटिव आयन। और रूम टेम्परेचर पे ये जो ब्लैक डॉट्स दिखाए हैं मैंने पॉजिटिव आयन्स है, दे जस्ट वाइब्रेट। Why? Because they cannot go from one point to another. Why? Because they are bulky, heavy होते हैं वो, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स भी है न्यूक्लियस के अंदर, so they are so heavy that they cannot go from one point to another, so they are just vibrating. अब जब वाइब्रेट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाने की कोशिश करेगा तो इट विल सफर नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोजिशन है, और इस अपोजिशन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट। गुड। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स पे, एंड वन ऑफ दिस इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सो एल पे, और दूसरा है एरिया पे ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि लॉजिकली ये सोचो कि जितना लंबा रॉड होगा उतने ज्यादा कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन सफर करेगा, मतलब रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने का मतलब ये होता है कि मैं ये जो आयन्स है इनका डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ। डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब ये है कि मैं नंबर ऑफ कोलिजन्स कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। गुड। पर ये करने के बाद भी एरिया बढ़ाने का आप वायर का थिकनेस कितना बढ़ा सकते हो, यू कैन नॉट टेक अ वायर ऑफ 1 किलोमीटर थिकनेस। हमारे घर में वायर कितना थिन होता है, few mm, right? So there is limitation in increasing the area. तो रेजिस्टेंस कम कैसे किया जाए अब, दैट वाज द क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज यू शुड नो कि अर्लियर डेज में अभी भी ऐसा होता है, पर पहले जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का स्टेशन होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज देयर इज लॉस, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस विल लीड टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल लीड टू हीट। तो मैंने वहां से भेजा था 1000 जूल ऑफ एनर्जी, यहाँ पे आके हुआ 10 जूल ऑफ एनर्जी, तो देर इज लॉस। तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंसेस पे आप बेसिकली करंट को, डायरेक्ट करंट को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज ह्यूज लॉस ड्यू टू हीटिंग। गुड। उसको आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है दैट व्हाट वी कैन डू इज, इफ देर इज अ वे जिससे मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं, तो वाइब्रेशंस तो आयंस के रहेंगे, आयंस आर स्टिल वाइब्रेटिंग, ओके, आयंस आर वाइब्रेटिंग, बट व्हाट हैपेंस अगर मैं कंटिन्यूअसली बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर रहा हूं, मतलब पहले ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, फिर इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, फिर इसको वापस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब हम प्लेट्स का पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन इन रियलिटी कभी एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा ही नहीं। क्या होगा, पहले ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ, यहां तक आया, फिर पोलैरिटी चेंज हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन वापस चले गया, देन अगेन पोलैरिटी चेंज हुआ, वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एंड देन टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशंस परफॉर्म करते करते एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। हमें क्या चाहिए, हम वी आर इंटरेस्टेड इन
ट्रांसफरिंग एनर्जी, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही लेके जाए, एक एंड से दूसरे एंड तक हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे, यहाँ पे स्टैटिक नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जानी है, दिस इज आवर पर्पस। तो दिस वे ऑफ transferring energy from one point to another, electrical energy here is called as AC current, alternating current। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो अगर मैं if I want to draw a graph of this तो ये ऐसा दिखेगा, you have this as one axis current axis and this time axis time current। तो इस केस में it will be करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर नेगेटिव मिनिमम हुई, फिर डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, मतलब क्यों? क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और हमको पता नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ साइन वेव, तो इसलिए दिस इज अ साइन वेव। तो ये जो है इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और इन जनरल करंट इज I0, या फिर अगर मैं EMF ड्रॉ कर रहा हूं तो बेटर टू स्टार्ट विथ EMF, क्योंकि करंट होता है कॉस, मैं बताऊंगा क्यों, बाद में देखेंगे हम लोग, राइट। तो ये है EMF, क्योंकि मैंने EMF ही चेंज किया था, मैंने बैटरी का वोल्टेज ही मैं प्लस माइनस कर रहा हूं, तो ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है E0। क्योंकि हमने पहले EMF चेंज किया इसलिए करंट चेंज हुआ। हमेशा याद रखो करंट पहले नहीं होता, आपको बैटरी EMF वोल्टेज लगाओगे तो करंट मिलने वाला है, राइट। तो दिस E is E0 sine of omega t, because EMF is varying as a sine wave here, right। तो DC करंट में करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, और अगर आप करंट नहीं प्लॉट करना चाहते तो वोल्टेज प्लॉट करो, तो वोल्टेज की वैल्यू विथ टाइम हमेशा कांस्टेंट होती है। AC में EMF की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू, इट इज increasing reaching a maximum, decreasing reaching negative maximum, then again increasing, so it is fluctuating basically। इसलिए AC सर्किट्स में हम कभी भी यहाँ पे प्लेट्स नहीं दिखाते, व्हाट वी डू इज हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसमें एक साइन का सिंबल डाल देते हैं, तो दैट इज अल्टरनेटिंग सोर्स, करेक्ट। अब कहाँ यूज होता है मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा बाद में, वी आर जस्ट इनटू इंट्रोडक्टरी पार्ट नाउ। यूज कहाँ पे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द सप्लाई दैट यू आर गेटिंग इन योर हाउस, जैसे यहाँ पे मैंने प्लग लगा के रखे हैं, आप चार्जिंग लगाएंगे, चार्जर जब प्लग करते हो, योर हाउस, एनी इंडस्ट्री, एनी कमर्शियल प्लेस, वी ऑलवेज गेट AC करंट्स, हमें AC करंट ही सप्लाई होता है। तो अभी घर में बहुत सारे डिवाइसेस है, जैसे टेलीविजन है, कंप्यूटर है, राइट, रेडियो सेट्स होंगे। नाउ दीज इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट वर्क ऑन AC, दे वर्क ऑन DC, लेकिन हमारे घर में तो AC सप्लाई आ रहा है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेक्टिफायर, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, वो सेमीकंडक्टर में सीखेंगे हम, 16 नंबर चैप्टर में सीखेंगे हम, राइट। तो बाय डिफॉल्ट फिर हमने लगाया क्या, मैंने लगाया क्या अलग से रेक्टिफायर? नहीं, तो कहाँ है? इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस टीवी के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर वो ऑलरेडी फिट करके रखा होता है। उसका रोल क्या है? टू कन्वर्ट AC सिग्नल टू DC सिग्नल, राइट। बट देयर आर आल्सो सम अदर डिवाइसेस, जैसे ये एयर कंडीशन, जैसे रेफ्रिजरेटर, दे ऑल वर्क ऑन AC सप्लाई, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब इनमें रेक्टिफायर नहीं लगेगा, इन शॉर्ट। ओके, गुड। सो लेट अस क्विकली राइट डाउन इंट्रोडक्शन, फिर बाकी हम लोग धीरे धीरे करेंगे आगे। All right, so I'll start with introductory part. No one will ask you in exam introduction part, कोई नहीं पूछता, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि why we are studying AC and DC and what is AC and DC. So we know that there are two types of current. There are two
टाइप्स ऑफ करंट बोलने की जगह पे 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। उसमें पहला है डीसी, डायरेक्ट करंट। सो द डायरेक्ट करंट has fixed, which has fixed, which has fixed polarity, fixed polarity of voltage। मतलब इसका हमेशा एक एंड बैटरी का पॉजिटिव रहेगा, एक हमेशा नेगेटिव रहेगा, राइट। तो सिंपल है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स आर ऑलवेज फिक्स्ड। द पॉजिटिव एंड negative ends of the power supply are fixed. Then you have second, alternating current AC. The alternating current for which the polarity of voltage keeps changing periodically, keeps changing periodically। ओके, तो अब ये टेलीविजन सेट या कंप्यूटर डीसी पे वर्क करता है, वो एसी पे वर्क करता है, वी नीड नॉट टू राइट, हमें सिर्फ पता होना चाहिए। गुड। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एसी जनरेटर। And unfortunately this was included, I mean this is a part of 12th chapter or this is deleted for this year। तो AC जनरेटर कैसे वर्क करता है, we don't care for this year, we don't care। तो हम लोगों को वहां पे सिर्फ इक्वेशंस पता होना चाहिए। बट टू टेल यू कि एक्चुअली आप अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट कैसे करोगे, सिर्फ उसके लिए आई विल जस्ट टेल यू कि हाउ डज इट वर्क, इट इज नॉट इवन इन योर बुक। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी हैव फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट चैप्टर में क्या सीखा हमने, ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड हियर। क्रॉस का मतलब होता है द फील्ड इज गोइंग इनसाइड। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इफ आई कीप अ रॉड, कंडक्टिंग मटेरियल का है, मतलब एक कंडक्टर है बेसिकली, दिस इज अ कंडक्टर, ओके। और अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, सो दिस रॉड इज रोटेटिंग with some angular velocity omega, that is rotating with some angular velocity omega, correct। जब भी ये रॉड रोटेट होगा तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस रॉड विल चेंज, ओके। मतलब ये रॉड है, दिस रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस, ओके। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द रॉड जब भी चेंज हुआ, यू हैव इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। मैं मान लेता हूं कि इस रॉड पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल है और कॉइल पे n नंबर ऑफ टर्न्स है,
तो ये रॉड लो या फिर कॉइल लो, बेटर इज टू टेक कॉइल, क्योंकि एसी जनरेट करने के लिए आपको कॉइल की जरूरत पड़ती है, तो दिस इज अ कॉइल। ओके, और इस पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, हर एक टर्न का एरिया a है, तो टोटल एरिया एसोसिएटेड विद कॉइल विल बी n into a. Good. Then you should know what is the flux linked with the coil, that is b into a. तो एरिया तो n मिल गया into b. Good. Okay, so when this coil is rotating in field, magnetic field, uniform external magnetic field, flux linked with the coil will change, and since flux linked with the coil changes, there is induced EMF in the coil, और EMF induced हम लोग कैसे लिखते हैं, we should know E is equal to minus d phi by dt, राइट। तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो E is equal to minus d dt of NAP, correct, but B here itself is changing, तो ऐसा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग, हमारा काम सिर्फ इतना है, माय जॉब इज टू टेल यू कि एसी जनरेट कैसे करते हैं, इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द सिलेबस। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, उसमें एक कॉइल लेते हैं, कॉइल को रोटेट करवाते हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो अल्टीमेटली जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट, that EMF induced will be E equal to E0 sine of omega t. तो EMF induced में sin omega t आ गया, मतलब this EMF induced is not constant, it is changing as sine wave, right? By the way, ये टॉपिक भी डिलीटेड है आपके सिलेबस में से इस साल के लिए, 13.2 is not there, but अगर ये पता नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं समझेगा, राइट। अब जब ईएमएफ इंड्यूस मतलब वोल्टेज ही वेरी हो रहा है तो करंट भी वेरी होगा, सिंपल। तो हाउ डू यू फाइंड आउट करंट, वी यूज ओहम्स लॉ हियर। ओहम्स लॉ टेल्स अस दैट V इक्वल टू आई आर, मतलब I इक्वल टू V बाई आर, V की जगह पे मैं लिखूंगा E बाई आर, राइट। E है आपके पास E0 बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। बट यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा फैक्टर अल्फा लगा रहा हूं, वाई, क्योंकि डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जैसे मैंने बैटरी कनेक्ट की इमीडिएटली करंट स्टार्ट्स ड्राइविंग, पर एसी में देयर इज लीड और लैग, हमने बैटरी कनेक्ट किया और बाद में करंट आया, या फिर पहले करंट आया और बाद में ईएमएफ आया, तो ईएमएफ एंड करंट दे कैन लीड और लैग, इसलिए ये अल्फा हमको बताता है, अगर अल्फा की वैल्यू 0 हुई मतलब ईएमएफ और करंट में देयर इज नो लीड लैग, दे आर इन फेज, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं इन फेज, राइट। अगर फाई की वैल्यू 180 होगी पाई रेडियन, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज, ओके। अगर पाई की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो उसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज बाय पाई बाय 2 रेडियंस और 90 डिग्री। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू मे हैव करंट विच इज लैगिंग, मतलब मैंने ईएमएफ का सोर्स लगा दिया लेकिन करंट थोड़े टाइम के बाद है, करेक्ट, वो हम देखेंगे आगे जाके, वो करना ही है हमको। बाय द वे, E0 by R, if you remember, E0 was maximum value of EMF, okay, हम प्लॉट करेंगे, E0 was maximum value of EMF, sin omega t tells you कि EMF is changing with time from 0 to maximum, then to 0, then negative maximum, then 0 again, good। तो E0 by R, E0 constant, R constant, तो E0 by R is also constant,
तो इसको मैं बोलूंगा I0, मतलब दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ था, ये I0 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड नहीं यूज करते, पीक वैल्यू बोलते हैं इसको। सो E0 इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, I0 इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट। तो ये दो इक्वेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर डीसी करंट होता तो डीसी करंट में एवरेज की बात ही नहीं होती ना, कांस्टेंट करंट है। लेकिन क्योंकि एसी है और एसी साइन या कॉस वेव है, तो अब हमको यहाँ पे एवरेज वैल्यू की बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जीरो से मैक्सिमम एंड देन जीरो, तो विथ टाइम करंट और ईएमएफ दोनों चेंज हो रहे हैं, तो वी विल हैव टू टॉक अबाउट मीन वैल्यूज। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है टू नो दिस इक्वेशन। ये नहीं पता होगा फिर डायरेक्टली बोलते हैं एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज। ग्रेट, यू कैन नॉट गो अहेड विदाउट नोइंग दिस। तो अब I will go ahead with telling you what are mean values, लेकिन उससे पहले I want you to notice something. If we plot a graph of this, अगर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पे, तो फॉर श्योर हमको ये तो पक्का पता है कि इसकी वैल्यू कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी और नेगेटिव साइड में कुछ मिनिमम तक जाएगी, मतलब दैट इज नॉट मिनिमम, एक्चुअली दैट इज नेगेटिव मैक्सिमम। ओके, राइट। तो ये माइनस मतलब मिनिमम होता है, ये कॉन्सेप्ट ब्रेन से अभी ड्रेन कर दो। मिनिमम मतलब जीरो और नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव मैक्सिमम। गुड। तो वी ऑलरेडी नो ईएमएफ को अगर मैं प्लॉट करता हूं विथ ओमेगा टी। क्यों विथ ओमेगा टी? क्योंकि ई ओमेगा टी पे ही डिपेंड करता है, बट एज साइन। तो अगर मैं ई को प्लॉट करता हूं तो व्हाट आई विल गेट फॉर श्योर इज दिस and then this sine wave, right? तो डोंट वी नो साइन का टेबल हमको पता है। साइन की वैल्यू अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू जीरो डालता हूं तो जीरो, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। तो इसलिए ओमेगा टी की जीरो वैल्यू पे जीरो। फिर जब ओमेगा टी की वैल्यू मैं पाई बाय टू डालूंगा, साइन ऑफ पाई बाय टू इज वन, तो ये फैक्टर वन हो गया, मतलब ई इज इक्वल टू ई जीरो। इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। फिर मैं जब ओमेगा टी की वैल्यू मतलब ये पाई बाय टू है, जब मैं ओमेगा टी की वैल्यू पाई डालूंगा तो साइन ऑफ पाई इज अगेन जीरो। तो वापस पाई पे मतलब यहाँ पे जीरो। फिर जब मैं ओमेगा टी की वैल्यू माइनस, सॉरी नॉट माइनस, जब मैं ओमेगा टी की वैल्यू 270 डालूंगा मतलब 3 पाई बाय 2 डालूंगा तो माइनस होगा, क्योंकि साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज माइनस वन। तो ये आपको आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव ई जीरो, मतलब दिस वैल्यू ओवर हियर। और 2 पाई पे वापस से जीरो। तो फर्स्ट थिंग इज पीरियड ऑफ साइन वेव इज 2 पाई। इसका मतलब ये कि मैं अगर एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं बिटवीन 0 टू 2 पाई, पहली बात तो 0 टू 2 पाई को बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल। तो जब हम फुल साइकिल की बात करते हैं, उसमें एवरेज की बात करते हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। क्यों? क्योंकि जितना ये एरिया है उतना ये एरिया है कैंसलेशन। इसका मतलब एवरेज वैल्यू की जब आप बात करोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा और ये कैंसल होगा। इसके लिए हम लोग जब एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, वी नेवर टेक एवरेजेस इन वन फुल साइकिल, क्योंकि वो हमेशा जीरो ही आएगा। तो एवरेज के लिए हम लोग हाफ साइकिल का यूज करते हैं। तो हम जब एवरेज या मीन वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वी विल ऑलवेज बी saying average of all the values in one half cycle, not one full cycle.
करेक्ट, गुड। तो वो एवरेज कैसे निकालते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। तो फिलहाल आई शुड बी फोकसिंग ऑन जस्ट राइटिंग डाउन द बेसिक फॉर्मूलाज। तो पहले थोड़ा सा हम लिख लेंगे, देन वी विल गो अहेड। सो वी नो दैट the AC EMF generated by an AC generator is given by E equal to E0 sine omega t, equation number 1, where E0 is maximum or peak value or peak value of EMF, maximum or peak value of EMF. Then all right, so what we have written so far is only about EMF. Yes, peak value of EMF. Then अब ये जो EMF है ये करंट ड्राइव करेगा। सो सिमिलरली AC current is given by AC current is given by I equal to I0 sine of omega t plus phi, equation number 2, where I told you I0 is E0 by R, that is peak value of peak or maximum value of current, maximum or peak value of current, and phi is phase difference between EMF and current. Okay, that's it. So ये दो इक्वेशन आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं है राइट अ नोट ऑन AC जनरेटर, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, यू जस्ट नीड टू नो दिस टू इक्वेशन, क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर इन दो इक्वेशन पे बेस्ड है। फाई का मतलब अच्छे से समझना है, क्योंकि वो फाई मतलब फेज डिफरेंस से आगे हम जाके फेजर्स बनाएंगे, फेजर मतलब फेज वेक्टर बनाएंगे, और फेज वेक्टर पे आपको आगे रजिस्टर इन AC सर्किट, इंडक्टर इन AC सर्किट, कैपेसिटर इन AC सर्किट, और तीनों एक साथ AC सर्किट में LCR, ये पूरा का पूरा अगर अच्छे समझना होगा तो यू शुड रिमेंबर दिस इक्वेशन, अदरवाइज नहीं समझेगा। गुड, देन नेक्स्ट topic is average or mean values. Average and mean values. So first of all, as I told you कि यहाँ पे mean values की जब बात करेंगे तो we will be talking about half cycle, और ये जरूरत क्यों पड़ती है, तो we need mean values और average values to compare EMF and current। कंपेयर कैसे करोगे आप कैसे बोलोगे कि करंट लीड हो रहा है या करंट लैग हो रहा है, ईएमएफ लीड हो रहा है, ईएमएफ लैग हो रहा है। तो यू नीड सम वैल्यूज टू कंपेयर, या फिर दो सोर्सेस को कंपेयर करना है। आई हैव टू अल्टरनेटिंग सोर्सेस, मुझे उन दोनों को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करूंगा, आई कैन नॉट से एवरी टाइम द पीक वैल्यू इन द फर्स्ट सोर्स वाज दिस,
and the second source is this. तो हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ दैट सोर्स इज दिस वैल्यू एंड दूसरे का ये वैल्यू होगा. तो यू नॉर्मली यूज मीन और एवरेज वैल्यूज टू कंपेयर टू सोर्सेस या फिर टू कंपेयर ईएमएफ एंड वोल्टेजेस, सॉरी ईएमएफ एंड करंट्स. तो ये आ गया आपका पॉजिटिव पीक वैल्यू, ये है आपका नेगेटिव पीक वैल्यू. तो you can either plot t or you can plot omega t. okay, तो दोनों में से एक आप प्लॉट कर सकते हो. you can plot t और omega t. right, so we already know this. अब मैंने इसलिए पहले ही यहाँ पे बता दिया था, ये 0 है एंगल, ये y/2 है, ये पाई है, यहाँ पे 3 पाई/2 है एंड हियर यू हैव 2 पाई अगेन. तो जब मुझे एवरेज लेना होता है तो मैंने कल ही नीट की स्पेशल बैच में बताया था कि एवरेज वैल्यूज कैसे लिए जाते हैं. राइट, आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन. तो इन जनरल हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज वैल्यूज. मैंने अगर पूछा कि 1, 3, 5, 7 का एवरेज क्या है, तो आप क्या करोगे, 1 + 3 + 5 + 7/4. गुड, तो ऐसा करोगे आप. ओके, बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ velocities फॉर एग्जाम्पल या एक्सेलेरेशन फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू v1 है इन टाइम dt, फिर v2 है इन टाइम dt, फिर v3 है इन टाइम dt, dt1, dt2, dt3 भी लिख सकता हूँ, मेरा मैटर. तो स्मॉल इंटरवल में v1, अगले स्मॉल इंटरवल में v2, अगले स्मॉल इंटरवल में v3. अगर मुझे पता करना है व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ v, तो यहाँ पे सिर्फ इसको ऐसा नोटेशन देते हैं, दिस इज v एवरेज. ओके, गुड. तो मैं इसको ऐड करूंगा, लेकिन v dt इज डिस्टेंस, वेलोसिटी तो नहीं हुआ. हमको क्या क्या चाहिए था, हमको चाहिए था वेलोसिटी. तो मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे टाइम इंटरवल पे सम करूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा. कैसे, v इंटू डी टी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, और नीचे डिनोमिनेटर में भी सेकेंड. तो ओवरऑल दिस इज गिविंग मी velocity, correct, overall. good, right. तो ऐसा हम लोग करते हैं एवरेजेस, पर इसको बोलते हैं डिस्क्रीट. डिस्क्रीट क्यों, क्योंकि तीन ही पॉइंट थे, तीन ही इंटरवल थे. पहले इंटरवल में v1, दूसरे में v2, तीसरे में v3. बट अगर मेरे पास इन्फानाइट हो तो फिर क्या करेंगे. बाय द वे, बिफोर गोइंग टू इन्फानाइट यू शुड नो, यहाँ पे एवरेज के लिए हम समेशन यूज कर सकते हैं, vi dti अपॉन समेशन dti. राइट, क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट है. डिस्क्रीट मतलब एक वैल्यू अभी है, फिर गैप है, फिर दूसरा वैल्यू, फिर गैप है, फिर तीसरा वैल्यू एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो व्हेन यू हैव लेस नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट. ओके, बट जब साइन वेव की बात कर रहे हैं हम लोग, ये क्या ऐसा है क्या, एक पॉइंट यहाँ पे, फिर कुछ नहीं, फिर यहाँ पे, फिर कुछ नहीं, ऐसा है कि इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएशन. तो कंटिन्यूअस वेरिएशन में एवरेज लेने के लिए आप समेशन की जगह पे लिखते हो इंटीग्रेशन. करेक्ट, राइट. तो इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन डी टी. डी टी क्यों, डिनोमिनेटर में डी क्यों है, क्योंकि मुझे डी को कैंसिल करना है डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए. क्लियर. अगर आपको ये एवरेज वैल्यू का समझा है, तो अब हमको यहाँ पे एवरेज वैल्यू चाहिए ईएमएफ का. तो ईएमएफ का एवरेज करने के लिए मैं ईएमएफ का एवरेज करने के लिए नोटेशन यूज करूंगा, और डेफिनेटली आई विल बी यूजिंग हियर. बाय द वे, इफ यू नो, ये जो ईएमएफ है मैंने ऑलरेडी लिखा है दैट ईएमएफ इज नथिंग बट E0 sin
थीटा, थीटा इज ओमेगा टी। ओके, तो आपको ओमेगा टी लिखना है, ओमेगा टी लिखो, मैं थीटा लिखता हूँ। क्यों, समझेगा आगे के स्टेप में। बट हमको पता है ई जीरो तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज क्या आता है, 2 का एवरेज क्या आता है 2, 5 का एवरेज क्या आता है 5। तो कांस्टेंट वैल्यू को कभी भी एवरेजेस से बाहर रखा जाता है। क्लियर, गुड। नाउ what we have then, it is E0 multiplied by average of sin theta। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे average of sin theta will be in the half cycle, मतलब 0 से पाई तक, पाई बाय 2 तक नहीं, पाई बाय 2 इज 1/4 क्वार्टर साइकिल होता है ना, हाफ साइकिल। साइन थीटा इंटीग्रेट किस पे कर रहे हैं हम लोग, थीटा पे, तो डी थीटा। अगर आपको थीटा नहीं लिखना है तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ओमेगा टी डी ओमेगा टी, तो वो आई डोंट वांट, इसलिए मैं लिखूंगा थीटा, क्योंकि थीटा इज ओमेगा टी। तो साइन थीटा डी थीटा, बराबर। मैंने क्या बताया था एवरेज करने के लिए, एवरेज ऑफ वी क्या था, इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो नीचे यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, करेक्ट। तो ये आ गया एवरेज का फॉर्मूला, दिस इज एवरेज ओवर हाफ साइकिल। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी हो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा बिटवीन 0 टू पाई अपॉन डी थीटा का तो सिर्फ थीटा ही आएगा बिटवीन 0 टू पाई। गुड, तो यू विल हैव दिस एज इक्वल टू, मुझे नेगेटिव साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको पॉजिटिव लिख दूंगा और लिमिट्स को मैं इंटरचेंज कर लूंगा, और नीचे थीटा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये जो कॉस थीटा है हमारे पास, ई जीरो कॉस ऑफ, अपर लिमिट अभी हो गया था 0, तो कॉस 0 माइनस कॉस पाई अपॉन पाई, value of cos 0 is 1, that of pi is cos pi is -1, तो ये आ जाएगा e0 1 माइनस ऑफ -1 बाई पाई, मतलब ओवरऑल 2 बाई पाई इज द एवरेज ऑफ साइन थीटा ओवर हाफ साइकिल इनटू e0। ये आ गया आपका एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। आप चाहो तो 2 बाय पाई की वैल्यू कैलकुलेट करो, मैंने 1 बाय पाई की वैल्यू बहुत बार बताई है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, और अगर मुझे 1 बाय पाई करना है तो मैं सिर्फ इस पॉइंट को हटा के यहाँ लिखूंगा 0.318। अभी 2 को आप 0.318 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपको मिल जाएगा 0.637 रफली रफली। तो ये आ गई एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ 0.637 ऑफ पीक वैल्यू, राइट। तो अभी कंपेयर कैसे करोगे, वी हैव टू सोर्सेस, वन सोर्स हैज वैल्यू, वन सोर्स अगर ये 10 वैल्यू डालता हूं मैं, ई जीरो की वैल्यू 10 डालता हूं, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज 6.37, मतलब पीक वैल्यू 10 थी, ओके। और एक के केस में 63.7 है, मतलब पीक वैल्यू 100 थी। तो दिस इज हाउ यू कंपेयर। सिमिलरली आप करंट के लिए जब एवरेज वैल्यू निकालोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी 0.637 I0, राइट। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन मीन वैल्यूज। तो ये मीन वैल्यू का डेफिनेशन था। तो वापस बताता हूं मैं एक बार, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू का मतलब क्या है, और why we have to at the first place talk about mean values।
क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट कहाँ से आया? क्योंकि जो ईएमएफ आपने अप्लाई किया वही ऑल्टरनेटिंग था, तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग आएगा। तो जब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात होगी, इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे अभी ये सेल पड़ा है मेरे पास यहाँ पे समवेयर, इट इज हियर, इफ यू सी दैट सेल, उस पर लिखा होता है 10 वोल्ट, मतलब वो डीसी सप्लाई है, वो आपको कॉन्स्टेंटली 10 वोल्ट देगा, राइट। लेकिन अगर मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, एसी सप्लाई है, वहां पे आपको कांस्टेंट नहीं मिलने वाला, इट विल वेरी विद टाइम। जब कोई चीज विद टाइम वेरी होती है तब मीन वैल्यूज की बात होती है, राइट। तो ये क्यों आया मीन वैल्यू कॉन्सेप्ट? बिकॉज ईएमएफ वाज वेरिंग। तो मीन वैल्यूज कैसे निकालते हैं? तो मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज मीन वैल्यू ऑफ ई जीरो साइन थीटा, बिकॉज मीन वैल्यू ई इज नथिंग बट ई जीरो साइन थीटा, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, राइट, वी हैव मेंशनड इट। अब ई जीरो का पीक वैल्यू होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट, तो वो मीन के बाहर, मतलब हमको सिर्फ साइन थीटा का मीन वैल्यू देखना है ओवर हाफ साइकिल, क्योंकि फुल साइकिल में देखोगे तो जीरो मिलने वाला है आपको। अपर लोअर कैंसिलेशन, अपर हाफ साइकिल लोअर हाफ साइकिल, दे कैंसल आउट, गुड। तो बाय डेफिनेशन एवरेज वैल्यू इज integration sin theta d theta from 0 to pi upon integration d theta from 0 to pi। फिर इसके बाद कुछ नहीं है, हमने इंटीग्रेट किया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और हम लोगों ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज करके we finally end up getting 2 by pi e0, and this turns out to be 0.637 e0. Similarly, average value of I turns out to be 0.637 times of peak value I0, right? Good. So this is sufficient for today. Tomorrow I will quickly repeat EMF, sorry, average values, mean values, और हम लोग कल note down भी कर लेंगे. So I will just start this point onwards in the next session.